हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द आप सभी आ जाओ। आज के इस वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से होने वाला है। एक नए पैटर्न पर आधारित आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और आपको भैया एकदम दिमाग खुला रख करके पूरा कंसंट्रेट करके इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और आपको भी बताना है कमेंट में लास्ट में कि भाई ये क्वेश्चन पेपर आप कितने नंबर तक सॉल्व कर रहे हो। तो चलिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है। तो भैया यहाँ पर 2025 के लिए हम लेकर के आ गए हैं सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ये भैया सामान्य हिंदी का 2025 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक। और हिंदी तो आपका भैया पूरे 100 नंबर में आता है, इसीलिए बच्चों हिंदी को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। एक हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। अगर इसमें आपने बढ़िया तरीके से भी तैयारी कर ली, अगर इसमें 90 प्लस नंबर आ गए तो भैया आपका सब मैनेज हो जाएगा और यही आपके नंबर को इंक्रीज करने में, आपके परसेंटेज को अच्छा लाने में बहुत बड़ा भैया योगदान करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हिंदी बेहतर से बेहतर करनी पड़ेगी आपको, ठीक। तो आपका याद रखना 100 नंबर का होगा। बाकी यहां भैया आपका रोल नंबर, नाम वगैरह दिया रहेगा, पृष्ठों की संख्या दे देगा और समय सबके लिए भाई हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए आपका समय 3 घंटे 15 मिनट ही रहने वाले हैं। कुछ नई चीजें नहीं है भाई। और आपको बता दे बच्चों कि जो आपका भाई ये नोट दिया रहेगा कि नोट पॉइंट में कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और आपको ये करना भी पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पेपर पाते ही शुरू हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मतलब एक प्रेशर होता है, एक हिचकिचाहट, एक डर सा रहता है। पहले 15 मिनट पढ़ लोगे तो लगेगा यार पेपर तो मजेदार है, कर सकता हूं। इसलिए 15 मिनट दिए जाते हैं कि आपके दिल की धड़कनें थोड़ा नॉर्मल हो जाएं। बाकी बच्चों निर्देश में तो भैया आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा खंड का और खंड खा में डिवाइड होगा। 2 खंडों में आपका क्वेश्चन पेपर बटा रहेगा और सारे क्वेश्चन जो है क्या है आपके कंपलसरी हैं, बोले तो अनिवार्य हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं खंड का। तो भैया खंड का में पहला जो क्वेश्चन होगा आपके हिंदी गद्य साहित्य से होगा। खंड जो खा मतलब का होगा भैया, यहां का जो पहला होगा वो आपके गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इसी तरह काव्य साहित्य के 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। टोटल मिला के आपके 10 नंबर के तो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू के रहेंगे, इसलिए इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, ठीक। आपको भी भाई क्या है सॉल्व करते चलना है भाई। हम तो सॉल्व करवा ही रहे हैं, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं ना कि लास्ट में कमेंट करिएगा कि आप कितने नंबर तक हल कर पा रहे हो इस क्वेश्चन पेपर को। तो भैया हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? विकल्प है भारत दुर्दशा, नहुस, या फिर ना आने वाला कल, या फिर चंद्रगुप्त। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है भैया वो कौन सा है बच्चों? नहुस है। और नहुस किसकी रचना है? अगर भैया बात कर लेता किसकी रचना है तो याद रखना बच्चों ये क्या है, गोपाल चंद्र जी की रचना है, गोपाल चंद्र। तो भैया गोपाल चंद्र जी की रचना है नहुस। तो ये हिंदी का प्रथम नाटक हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? हिंदी का प्रथम नाटक नहुस हो गया। चलिए भैया दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी की रचना भाई की रचना विधा है, ठीक है। मतलब किस रचना की विधा है होना चाहिए भैया। यहां पर ध्यान दीजिए, ध्रुव स्वामिनी पूछा है, ठीक। कौन सी विधा है? अब विधा में आपका यह बताना है कि एकांकी है, कि जीवनी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है। तो भैया ध्यान से समझिएगा कि ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है भैया? एक नाटक है। अगर यह पूछ लेता कि भैया ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है बबुआ, तो याद रखना ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है
ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो भैया किसी में ऐसे पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, या ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, या किसी में ऐसे पूछेगा कि भैया ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, ठीक। तो कुछ भी कहे बच्चों, हमको तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि इंदुमती है। तो ये जो गा है कह रहा कि इंदुमती क्या है, तो इंदुमती क्या है ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन हम बहुत पहले ही करवा चुके हैं। तो इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, प्रथम निबंध है, या इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती क्या है भैया, ये एक प्रथम कहानी है। इंदुमती एक प्रथम कहानी है। अगर प्रथम कहानी की बात कर लें इंदुमती में भैया, तो इंदुमती के अगर पूछ लेता है इन भैया ये किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की। किसकी बबुआ, किशोरी लाल गोस्वामी जी की, ठीक है। तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की ये रचना हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इंदुमती प्रथम कहानी है और किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, ठीक। यानी जो सरयू पार की यात्रा है ये किसके द्वारा लिखित है। अगर देखो पूछ लेता कि प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है, तो भैया क्वेश्चन बन गया ना, सरयू पार की यात्रा। लेकिन अगर पूछ ले कि भाई प्रथम जो ये यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है, तो विकल्प आपका दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर प्रेमचंद, या फिर राहुल सांकृत्यायन। यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो भैया ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, ठीक है। सरयू पार की यात्रा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुनाहों का देवता, ठीक, बोल रहा है भैया गुनाहों का देवता कृति है, तो किसकी कृति है बताना है। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित एक रचना है। विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर भैया कह रहा है कि गुलाब राय की, या फिर कह रहा है कि धर्मवीर भारती की, या फिर रघुवीर सहाय की। तो भैया गुनाहों का जो देवता है वो धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। तो सूरज का सातवां घोड़ा भी इन्हीं का है। ये बहुत ही प्रसिद्ध गुनाहों का देवता, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है। आई बात समझ में। तो ये हो जाएंगे 5 बहुविकल्पी प्रश्न, किसमें से, गद्य साहित्य से। अब बच्चों आपके हो जाते हैं भैया आगे के जो होंगे वो काव्य साहित्य के होंगे 5 बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए भैया दूसरे का अब दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर है, तो दूसरे का कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है। जो भक्ति आंदोलन है उसका श्रेय भाई इसकी नींव किसने रखी, तो वल्लभाचार्य ऑप्शन है, दूसरा है शंकराचार्य, या फिर रामानुजाचार्य, या फिर कह रहा है कि निम्बका आचार्य। तो यहाँ पे भैया भक्ति आंदोलन की बात कर रहा है, इसको बहुत पहले भी करवा चुके हैं शंकराचार्य जी को, ठीक है। शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन का श्रेय दिया जाता है, ठीक। चलिए आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है खा नंबर कह रहा है कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी। यानी प्रयोगवाद को नई कविता किसने कहा था, गिरिजा कुमार माथुर ने, या फिर केदारनाथ सिंह ने, या फिर अज्ञेय जी ने, या फिर कह रहा है कि धर्मवीर भारती ने। तो भैया प्रयोगवाद को नई कविता किसने कहा था, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा प्रदान की, ठीक है। चलिए हो गया भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चिंतामणि कवि, एक मिनट भाई, हेलो, हाँ नमस्ते सर, और बताइए। हाँ हाँ सर बढ़िया है।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है सर। ठीक ठीक। जी अभी हम क्लास ले रहे हैं, फ्री होके आपसे हम बात करते हैं। ओके ठीक है। ओके। तो भाई हमारे सर थे, तो सॉरी उसके लिए, बीच में डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि कवि हैं। क्या बताना है बच्चों? चिंतामणि जो हैं कवि हैं, तो ये आपको बताना है किस वर्ग के कवि हैं। आपके विकल्प हैं रीति मतलब रीति सिद्ध वर्ग के, या फिर रीति मुक्त वर्ग के, या फिर बच्चों कह रहा है कि रीति रहित वर्ग के, या फिर रीति बद्ध वर्ग के। तो भैया जो चिंतामणि हैं वो रीति बद्ध वर्ग के कवि हैं। ठीक है, रीति बद्ध वर्ग के कवि हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए का क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है ये आपको बताना है। विकल्प आपका है गोरखनाथ को, या फिर चंद्रवरदाई को, या फिर जगनिक को, या फिर सरहपा। तो भैया ये इसमें कोई नई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार करवा चुके हैं। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। ठीक है, सरहपा को। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है? विकल्प आपके सामने है। देखिए ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं, मतलब ये मान के चलना कि 100 में 100% आने वाले क्वेश्चन। अब भैया किस क्वेश्चन पेपर में आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि डेफिनेटली आपको दिखाई पड़ेंगे 25 के अंदर। ठीक, याद रखना। तो भैया किस भाई कह रहा छायावाद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर सुमित्रानंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा। तो भैया छायावाद के सभी हैं, लेकिन छायावाद के प्रवर्तक की बात कर रहा है। तो भैया छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, प्रमुख इन्हीं को माना जाता है। इस छायावाद के सबसे जो प्रमुख कवि हैं वो यही हैं। ठीक है, चलिए तो भैया ये आपका 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना भैया, ये जो प्रश्न संख्या आपका 3 होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ये 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का, क्योंकि एक गद्यांश दिया रहेगा, इस पर आधारित भैया 5 प्रश्न देगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इस तरह से 10 नंबर टोटल आपको ये दे करके जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट भाई। देखिए यहां पे देखिए दिया गया है एक, आपके पास वहां पेपर में भी भाई 2 दिए रहेंगे और यहां पर भी 2 है। ठीक है, बट देखो यहां पे क्वेश्चन कहे क्या बोलेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। और बोला ना कि भैया आपके एक ये गद्यांश पढ़ना है, इस पर आधारित 5 प्रश्न होगा, प्रत्येक 2 नंबर का। इस तरह से भैया आपको ये पूरे टोटल 10 नंबर दे करके जाएगा। ठीक, चलिए इसको पहले हम पढ़ लेते हैं ढंग से बबुआ, उसके बाद भैया इस पर आधारित प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, अर्थात देवताओं ने, और कह रहा है कि वह अनंत काल से है, अर्थात ये भूमि अनंत काल से है। उसे भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, यहाँ जागृत है कुछ भी है, होंगे, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता कह रहा कि पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। आगे कह रहा कि राष्ट्रीयता की जो जड़ें हैं पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का जो अंकुर होगा वो पल्लवित होगा। यहाँ अंकुर होना चाहिए, अंकर है। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की यहाँ पे कह रहा है अयोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना
बड़ा मतलब ये पहचानना क्या है, एक आवश्यक धर्म है। तो भैया यहां पर आप देख रहे हैं एक क्या है, गद्यांश दिया गया है। अब आपको ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को ढंग से पढ़ लेना है और उनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है बबुआ कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो भैया ये बताना है कि शीर्षक अर्थात चैप्टर का नाम क्या है और इनके लेखक कौन है ये भी बताना है। तो भैया ये चैप्टर कौन सा है, तो ये है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप भैया हिंदी का ये गद्यांश का पहला ही चैप्टर है। और लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, चलिए हो गया इतना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे देखिए कह रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो भैया कह रहा है कि हमारे जो ये भूमि है इसके प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो भैया आवश्यक कर्तव्य शब्द कहीं दिखाई पड़ रहा है, ये देखिएगा, बोल रहा है कि भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना ही हमारा क्या है भैया, ये आवश्यक कर्तव्य है। तो यहां पर हम लिखेंगे तो पृथ्वी के भौतिक रूप, भौतिक रूप सौंदर्य, भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि, समृद्धि के प्रति सचेत रहना, के प्रति सचेत रहना ही क्या है, हमारा कर्तव्य है। तो हम लिखेंगे कि भाई इस भूमि के, भाई पेपर में जब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, इस भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की यहां पे राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो भैया जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है। तो भैया यहां पर लिखेंगे ना, यही तो बोल रहा है, यहां पर देखिएगा जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। तो लिखेंगे कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, नहीं जुड़ी है। ठीक, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वही क्या है बबुआ, निर्मूल है। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसके लिए इसको तो मिटाना पड़ेगा, अगर देखना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, नहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए तो भैया यहां पर अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे कह रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे आइयो में भाई बहुत मिसप्रिंट हुआ है, गलत अर्थों में है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में कह रहा है कि किसकी जननी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो भैया यहां पर थोड़ा हमको अब ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से सच्चे अर्थों में किसकी जननी है ये बताना है। तो कहीं पर ऐसा दिख रहा है भैया, हाँ बिल्कुल मिल गया कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो भैया यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो हम यही तो लिखेंगे बबुआ कि लिखेंगे, कह रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो समस्त विचारधाराओं की जननी है, समस्त विचारधाराओं की जननी है, विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, यह जो पृथ्वी है, तो आप पूरा लिखेंगे पेपर में जब आएगा तो लिखेंगे यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की क्या है भैया, जननी है। अगला कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, रेखांकित इसमें तो है ही नहीं, 1 मिनट थोड़ा हम देख के बताते हैं।
हाँ देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीयता की, जहां से भैया राष्ट्रीयता की ऐसा कुछ है, ये है, यहां से है, तो भैया यहां से कह रहा है कि रेखांकित अंश का मतलब यहां पे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का ये अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की कह रहा अयोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता और उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो भैया इसको अपने अर्थों में आप लिखेंगे, मतलब अपने शब्दों में इसका अर्थ लिख देंगे। आप यही लिखेंगे कि भाई लेखक का कहना है कि राष्ट्रीयता की जो नींव है जितनी ज्यादा, भाई यही तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यानी राष्ट्रीयता को जो नींव है वो जितनी मजबूत होगी, ठीक उतना ही ज्यादा राष्ट्रीय जो विचारधारा है वो क्या है, तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो आप अपने से भैया अपने शब्दों में थोड़ा बयां करके लिख दीजिए, नहीं तो जो कहा है उतना भी छाप देंगे ना तो भैया एग्जामिनर नंबर दे ही देता है। अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो श्योर है मिलना ही है, ठीक, इतना याद रखना बबुआ। तो ये हो जाएगा भैया आपका तीसरे में। अथवा करके भी एक देगा, याद रखना, अथवा करके भी देगा, तो आपकी मर्जी, आपको ऊपर वाला आसान लगेगा तो आप उसको कर लेना, नहीं तो नीचे वाला आसान लगेगा बबुआ तो उसको कर लेना। भाई नीचे में अथवा में दिया है कि भाई मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है, तो अशोक शब्द आ गया। किस चैप्टर से है, अशोक के फूल। भैया लेखक कौन है आपके, तो यहाँ पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस तरह से आपको एक दिया है, इसमें भी आधारित नीचे भैया आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जो करो। अब उसके बाद भैया जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना रसगुल्लों, ये भी आपका क्या होगा, अब ये गद्यांश होगा, सॉरी पद्यांश होगा। गद्यांश तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, और इसी तरह से पद्यांश भी आपका 10 नंबर का होगा, मतलब एक दिया रहेगा पद्यांश, इस पर भी आधारित 5 ही प्रश्न दिए रहेंगे, सारे भैया 2-2 नंबर वाले। इस तरह से ये टोटल 10 नंबर कैरी करेगा, ठीक। यहां पे एक दिया गया है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लो कर लो बात, हमने महत्वपूर्ण वाले में करवाया है ना भाई, किस चैप्टर से, पवन दूतिका से। तो शुरू के पवन दूतिका, कैकेयी का जो अनुताप है, और उसके अलावा बात कर लें भैया श्रद्धा मनु, सबके महत्वपूर्ण हमने पद्यांश करवाए हैं। तो उनमें से एक ये है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकित वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वा हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और यहां पर क्या है भाई, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो मतलब ये इसका अर्थ हम जानेंगे, तो भैया इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ समझना पड़ेगा भैया, तभी तो हम इसको क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे ठीक तरीके से। कह रहा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, जो राधिका जी हैं वो क्या है, पवन को दूत बना करके प्रभु श्री कृष्ण के पास भेजती हैं मथुरा धाम, और यहां पर बोलती हैं भाई, उनको कहती हैं कि हे पवन, जब तुम रास्ते से गुजर रही होगी तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर तुम्हें कोई लाजवंती यानी लज्जाशील महिला दिखाई पड़ जाए, ऐसी महिला जो घूंघट में हो, है ना, घूंघट की आड़ से दिलबर का दिलदार अधूरा रहता है ना, तो वही उस टाइप की महिला, यानी जिस जो घूंघट वगैरह काढ़े रहती है गांव में, ऐसे ही महिलाएं दिखाई पड़ेंगी, है ना, जो घूंघट में हो और अच्छे से साड़ी वगैरह ढंग से पहनी हो, तो वही जो मतलब लाजवंती महिला, जो भाई चेहरा दिख जाए, किसी से नजर मिल जाए तो शर्मा जाए, ऐसी महिला। तो वही कह रहा है कि यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़ जाए तो होने देना विकित वसना न तू सुंदरी को, तो उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होना दे, मतलब होने देना, अर्थात उस सुंदरी के कपड़े को बिखरने मत देना। कहने का अर्थ है धीरे से बहना, नहीं तेज से बहोगी बहे भाई तो क्या है, उसकी क्या है, उसकी साड़ी इधर उधर हो जाएगी, कपड़े थोड़ा इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाएंगे तो वो शर्मा जाएगी। तो वही कह रहा है कि उसके वही वस्त्रों को क्या है, अस्त व्यस्त मत हो देना, और जो थोड़ी भी श्रमित हो लोग, मतलब वह हो गोद ले शांति खोना, अगर थोड़ी भी वो थकी हुई मालूम पड़ जाए, श्रमित हो यानी थकी हुई हो, तो उसे क्या करना, गोद में लेना और उसकी थकान को मिटा देना। गोद में लेने का मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है, स्पर्श करना। फिर आगे कह रहा है कि
होठों की और कमल मुख की मलानलाएं मिटाना, और जो उसके होंठ हैं वो सूख चुके होंगे और उनके कह रहा है कि कमल मुख, और क्या है उसकी जो मुख पर झुर्रियां पड़ी हो जाएंगी, यानी कमल के समान जो कोमल उसका मुख होगा, उसकी मलानलाएं मिटाना का मतलब क्या है, उसमें जो भी झुर्रियां पड़ी हों, ठीक, उसको भी दूर कर देना। आगे कह रहा है कि कोई कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और कोई कृषक ललना, देखिए किसान की यहां बेटी भी होती है कृषक ललना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोई किसान की लड़की भी अगर खेत में काम करती दिखाई पड़ जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। फिर कह रहा है कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में लातो, अगर कोई आकाश में बादल जाता हुआ दिखाई पड़ जाए तो उसको अपने साथ लाना और क्या कर देना बबुआ, कह रहा है कि छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो और उस अर्थात जो काम कर रही होगी खेत में लड़की, उसके सामने लाना बादल को और छाया कर देना और उसको हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना। तो ये है अर्थ। अब भैया यहां पे आ जाते हैं प्रश्नों पर। अब प्रश्नों पर आ जाते हैं बबुआ, एक मिनट भाई, ये क्या हो गया, देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पे बोल रहा है, पहला प्रश्न है कि दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो भैया दिए गए पद्यांश के कवि का नाम लिखना है और कविता का नाम। तो कवि कौन है, तो कौन कवि है आपको बताना है भैया। तो यहां पे देखिए कह रहा है कि हमने बताया कि पवन दूतिका चैप्टर से है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो भैया हरिऔध अकेले लिख देते हैं, इतना लंबा नाम कौन लिखे, हरिऔध। बट आपको वहां शॉर्टकट नहीं लिखना, अगर लिखेंगे भी तो इस तरह से डैश दोनों तरफ लगा देना, बाकी आप पूरा लिखने का कोशिश करना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और यहां पे भैया कविता कौन सी है, किस चैप्टर से है, तो पवन दूतिका, पवन दूतिका। अब आगे कह रहा है कि राधा पवन दूतिका से राह में, राह लिखा है, राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो भैया यहां पर कैसा व्यवहार करने को कहती है, आप इसको बना के लिख सकते हैं ना, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मतलब यहां पे क्या कहती हैं, तो सबके साथ, मतलब यहां पे, या फिर लिखेंगे सबकी सहायता करने को कहती हैं, करने को कहती हैं। तो आप पूरा लिखेंगे भाई, इसमें यहां पे ये चीज बोल दिया है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो लिखेंगे कि राधा पवन से पथिकों के लिए अर्थात क्या है, सबकी सहायता करने को कहती है, और भाई रास्ते में जो भी मिलता जाए उसकी मदद करते जाना, वो चीज है। आगे कह रहा है भैया तीसरा कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, किसका चित्रण किया है। तो यहां पे क्या है, यहां एक भैया, एक तो है मतलब जैसे लज्जाशील महिला, ठीक है, और कृषक ललना, उनकी भाई समस्या का मतलब समस्या के बारे में बताया है। तो यहां किसका चित्रण किया गया है, तो लिखना है क्या से, लिखेंगे आप कि लज्जाशील, लज्जाशील महिला व कृषक ललना के कष्ट का, ठीक, के कष्ट का लिखेंगे भाई, क्योंकि कष्ट ही तो है, वहां पे जा रही है धूप में, क्या है, तप रही हैं, उसके बाद ये सब कह रहा है, तो इन्हीं का चित्रण किया गया। आगे कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो भैया पहली बात तो मानवीकरण सब में है, इस चैप्टर के जितने पद्यांश है। क्यों, क्योंकि भैया राधा जो है पवन को या वायु को एक दूत बना करके भेजती है, जैसे होता है ना भैया कि भाई राजा महाराजा दूत बना के भेजते, अपना संदेशा भेजते हैं, तो यहां पे दूत बना रही हैं। तो पहला तो भैया कौन सा हो गया बच्चों, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। और दूसरा कि भैया यहां पे कह रहा है कि एक चीज कमल मुख की, यानी कमल रूपी मुख की, तो यहां पे रूपक अलंकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक, मानवीकरण और रूपक अलंकार, या फिर हम उपमा भी बोल सकते हैं, उसका भी झलक है। अगला है कि रेखांकित अंश का जो भावार्थ है लिखिए, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसमें भी
ठीक, एक मिनट, इसमें भी रेखांकित अंश में थोड़ा मिस है, मैटर जिसको दिए थे गड़बड़ थोड़ा छाप दिया है भाई। हाँ देखिए, इसमें यहां से दिया है, इसमें कह रहा है यहां से कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे होने देना विकित वसना ना तो सुंदरी को। इसका भैया अर्थ लिख देना। अब अर्थ तो बबुआ हमने बता ही दिया है कि लिखेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील या लाजवंती महिला या स्त्री दिखाई पड़ जाए तो तुम धीरे से क्या है होकर के गुजरना, अर्थात उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। तो यही बस हो जाएगा भैया अर्थ। ठीक, तो ये तो आपका हो गया पद्यांश। अब इसमें भी भैया अथवा करके रहेगा। इसका फायदा यही है कि अथवा करके इसमें भी रहेगा। यहां पर भी आपके लिए फायदा यही है कि आप चाहे जो करो, ठीक है, आप चाहे इसको करो भाई, ये चाहे ऊपर करेंगे। तो यहां पर भी जैसे दिया गया कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। याद करो वो दिन किस चैप्टर से है, तो भैया ये है कैकेयी का अनुताप, और हमने करवाया है बच्चों इसको कि जल पंजरगत अब अधीर अभागे वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्यशा हुआ वत्स भी मेरा। और थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, और छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। यहां पर देखो कैकेयी अपना पश्चाताप भी क्या है, अपने किए पर पछतावा है। पछतावा करते हुए कहती हैं कि वहां पर कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, अर्थात वे कहते हैं कि मेरे इस भाई हृदय में, बोलते हैं कि ये शरीर के अंदर स्थित है अभागे अधीर मन, वे ज्वालित जो ज्वाला के भाव थे वो स्वयं तुम्हारे अंदर जागे थे कि हाँ राम को वनवास कर दो, भरत को राजपाट दे दो। ये ज्वाला के भाव स्वयं तुझी में थे। लेकिन फिर आगे के नहीं, क्या केवल मेरे मन में ज्वाला के ही भाव थे, क्या उसके अलावा मेरे मन में और कुछ नहीं था, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या जो मतलब मेरे पुत्र के प्रति प्रेम है क्या उसका कोई मोल नहीं है। फिर पर आज अन्यशा हुआ वश्य भी मेरा, कि जो मेरा आज खुद का बेटा मेरे मुझसे क्या पराया हुआ बर्ताव कर रहा, मतलब पराये जैसा बर्ताव कर रहा है। फिर कहती हैं कि मुझ पे तीनों लोग भले ही थूके और जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन कह रहा है कि भरत की मां होने का मुझसे ये पद मुझसे ना छीना जाए, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम अर्थात मैं तुमसे ये इतनी विनती करती हूं कि मुझसे भरत की मां होने का पद ना छीना जाए और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज इतना बोलती है। तो इसमें आप अब तो आराम से बना ही लोगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद भैया आपका जो पांचवा प्रश्न होगा रसगुल्लों, पांचवा जो प्रश्न होगा बबुआ वो कौन सा होगा, तो भैया पांचवा जो होगा ये आपका एक गद्य साहित्य काव्य साहित्य दोनों में से कवि और लेखक के साहित्यिक परिचय होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा बोल देगा 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का टॉपिक होगा, मतलब आपके यहाँ पे दिए गए हैं टॉपिक वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भैया हमने तीनों को करवाया है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्टार्टिंग के ये 2 हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना और करवाया भी है। जीवन परिचय वाला देख लेना, यानी 12th हिंदी का प्लेलिस्ट देख लो तब भी काम चल जाएगा, बताया है। नहीं तो जीवन परिचय वाले में प्लेलिस्ट बनाया है, देख लेना। उसके बाद भैया आ जाते हैं खा में। तो 5 के जो खा में आएंगे तो खा में आपका कहां से रहेगा, काव्य वाले से। ठीक भैया, यहां पे काव्य वाले से रहेगा। ठीक, काव्य वाले से। अब देखिए खा में जो रहेगा तो यहां पे भी बोल देगा अधिकतम शब्द सीमा 80, और यहां पर भी किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। आपके पास भी यहां टॉपिक कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो यहां पर मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद तो हर हाल में तैयार कर लो, एकदम 100% पूछेगा। ठीक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, याद रखना। तो भैया ये भी 5 नंबर में ही आएगा। अब उसके बाद बबुआ अब हम अगर नेक्स्ट बात कर लें तो अब जो छठा क्वेश्चन होगा ये क्या होगा, कहानी से। आपका जो कहानी है आपके बुक में, तो यहां पे छठवें में कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है। ठीक, और अधिकतम शब्द सीमा 80,
ये भी 5 नंबर का टॉपिक होगा, याद रखना। तो यहाँ पे भी हमने ये पंचलाइट हो गया, बहादुर कहानी हो गया, लाठी कहानी हो गया, 3 कहानी का उद्देश्य भी लिखवाया है, तीनों एक ही वीडियो में। तो वहां से भैया उद्देश्य आप लोग देख लेना, ठीक है। और अथवा करके इसी में दे देगा। मान लेते हैं कि उद्देश्य नहीं लिखना है तो अथवा में बहादुर कहानी का आपको सारांश पूरा लिख देना है, यानी बहादुर कहानी को एक छोटे फ्रेम में मैक्सिमम 80 शब्द में निपटा देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद भैया जो 7वां प्रश्न होगा, ये जो 7वां होगा ना, ये खंड काव्य से होगा, और आप जहां से हैं आपको उस खंड काव्य को ही चुनना है। जिसे मान लेते हैं कि भैया आप प्रयागराज से हैं, तो प्रयागराज में आलोक वृत्त चलता है, आप प्रतापगढ़ में हैं या फिर कौशाम्बी में हैं, या फिर आप इस तरह से भैया मतलब अलग अलग जिले से हैं, ठीक। तो वहां पर क्या चलता है ये चीज देखना पड़ेगा कि आपको भाई वहां क्वेश्चन बैंक में भी लिखा रहता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक लेखक एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 80 होगा, और ये भी 5 नंबर का ही प्रश्न होगा, ठीक। जैसे पहला है मुक्ति यज्ञ के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है, तो इसी में से चाहे अथवा आप कर लें कि भैया यहां मुक्ति यज्ञ मुक्ति यज्ञ जो है काव्य के उद्देश्य पर, तो भैया दोनों में कोई एक करना है। अब ऐसा नहीं कि आप रश्मि रथी भी देखने लगो, उसको भी करो, नीचे सत्य की जीत करो, नहीं, ऐसा नहीं करना, केवल एक करना है। या फिर आपके यहाँ जैसे रश्मि रथी चलता है तो भैया इसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिख देना है। अथवा में रश्मि रथी खंड काव्य के 5वें सर्ग बोले तो 5वें सर्ग के बारे में लिख देना है। या फिर भैया जैसे आपके यहाँ सत्य की जीत चलता है तो सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिख देना है। अथवा में जैसे इस खंड काव्य की कथा वस्तु अर्थात जो कहानी है उसका पूरा लिख देना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको किसी एक खंड काव्य को हल करना है, ठीक है। और जैसे यहां पे नीचे और दिया रहेगा, अब जैसे त्यागपथी है तो इस पे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, अथवा में भैया इसकी कहानी को संक्षेप में लिखना है। या फिर भैया जैसे आप के यहाँ श्रवण कुमार चलता है तो इस पे के बारे में लिखना है। या फिर जैसे आलोक वृत्त चलता है तो इसमें भी क्या है, आलोक वृत्त के 4th सर्ग के बारे में लिखना है। अथवा में इस खंड काव्य के नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण लिख देना है। तो इस तरह से आपका खंड का समाप्त हो जाता है, यानी आपका जो खंड का होगा 50 नंबर का फिनिश। अब बात आती है किसकी भैया, खंड खा की। खंड खा की शुरुआत हो जाती है बच्चों। तो चलिए खंड खा में क्या है हम वो देख लेते हैं। अब देखिएगा भैया जो खंड खा होगा ना बबुआ, जो खंड खा होगा ये भी आपका 50 नंबर का होगा। शुरुआत आपके संस्कृत से हो जाएगी, ठीक है। कहां से भैया, संस्कृत से होगी। 8 के काम में है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और इसमें भी बबुआ अथवा करके आएगा। टोटल ये 7 नंबर का टॉपिक है बच्चों, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके भाई पेपर में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये छोटा होता है और 7 नंबर एकदम ठोस हैं। तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है। बस इतना लिख दिया संदर्भ में। अब अनुवाद हेडिंग डालेंगे, फटाक से शुरू हो जाएंगे। जैसे एक दिया है भाई, यहां से शुरू है, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानुकुर्वन। कह रहा है कि अतीते यानी प्राचीन समय में, प्रथम कल्प में, जना मतलब लोगों ने, एकम अभिरूपम यानी एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्व कार्य परिपूर्णम यानी सर्व कार्य परिपूर्ण पुरुष को क्या बना दिया, राजा बना दिया। कह रहा है कि मतलब अतीत यानी प्राचीन समय में प्रथम कल्प के में लोगों ने एक सुंदर और सौभाग्यशाली व कह रहा है कि सर्व कार्य परिपूर्ण पुरुष को राजा बना दिया गया या राजा घोषित किया गया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानुकुर्वन। और चतुष्पदा यानी चौपायों ने, जिसके 4 पैर होते हैं, जो बात कर लें भैया जो जानवर में, और चौपायों ने भी सन्निपत्य मतलब इकट्ठा होकर के एक राजा को क्या मतलब एक शेर को राजा घोषित कर दिया।
ततः माने तब शकुनी गणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। फिर कह रहा है कि यहां पे बोल रहा है ततः तब शकुनी गणा यानी पक्षी गण ने हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे एक पत्थर पर सन्निपत्य यानी इकट्ठा होकर के क्या कहते हैं कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, ठीक, तथा चतुष्पदेषु च और चौपाइयों में भी राजा होता है। लेकिन कहते हैं अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच में कोई भी राजा नहीं है। अराजको वासो नाम ना वर्तते, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। एको राजस्थाने स्थापायित्व इति उक्तवंता, कह रहे हैं कि अर्थात एक राजा की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। फिर अथा कह रहा अथ इस प्रकार ते परस्परस मतलब देखिए परस्पर अवलोकयन्तः यानी इस तरह से एक दूसरे को देख करके एकम उलूकम दृष्टवा एक उल्लू की तरफ देखा और कहा अयम नो रोचते, मुझे ये पसंद है, इत्य वोचन ऐसा उन्होंने कहा। यानी एक उल्लू की तरफ नजर डाला और कहा बोले भाई मुझे तो ये ठीक लगता है, इसी को बना दो। तो इतना है। अथवा में जैसे आपके पास दिया गया है भाई, अथवा में जैसे दिया गया है बबुआ, आपका अथवा में एक दे दिया गया है, चाहे आप उसको करें, चाहे बौद्ध युगे इयम सिद्धांता वैक्तक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, ठीक। तो इस तरह से मतलब यहां पे देखें ये किस चैप्टर से है, अगर बात कर ले तो बौद्ध युगे, यहां पंचशीला सिद्धांता वर्ड आपका आ गया है, पंचशीला सिद्धांता, तो आप समझ गए होंगे किस चैप्टर से है। तो यहां पे आपके दिया रहेगा, तो अथवा में कोई एक आप करेंगे, ठीक। तो उसके बाद भाई 8 के खा में आ जाते हैं। 8 के खा की बात कर लेना भैया, तो 8 के खा में बबुआ यहां पर श्लोक दिया रहेगा कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यह भी आपका कितने नंबर का? 5। 2 नंबर आपका संदर्भ का मिलता है, 5 नंबर इसके अर्थ के। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, बस इतना सा। फिर अनुवाद हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाणी भारती, फिर तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कह रहा है कि भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य यानी अलौकिक, कौन है? गीरवाण भारती अर्थात देव भाषा या संस्कृत वाणी है। कह रहा है कि भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तस्याम ही मधुरम काव्यम, कह रहा है कि निश्चय ही उसके जो काव्य हैं वो मधुर हैं, और तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी ज्यादा सुंदर इसके क्या है? सुभाषित हैं, अर्थात सुंदर बोल हैं, सुंदर वचन हैं, ठीक। तो इस तरह से अर्थ। अथवा में जैसे आप करना चाहते हो एक दिया गया है कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम अवर्जते तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। कह रहा है कि प्रत्यक्षे कार्यहंतारम यानी पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादनम यानी सामने मीठा बोल बोलने वाले, कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हैं और सामने मीठा बोल बोलने वाले हैं। फिर कह रहा है कि वर्जते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को उसी तरह छोड़ देना चाहिए, विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे हुए और मुख पर दूध लगे हुए घड़े को छोड़ दिया जाता है। भाई कहने का मतलब जैसे कोई घड़ा हो उसमें पूरा जहर भरा हुआ है, ऊपर से भाई क्या है, जहर के ऊपर एक दूध की तरह परत बन जाए और अंदर तो जहर है, तो देखने में तो लगेगा हाँ पूरा घड़ा भाई दूध से भरा है, लेकिन अंदर जहर है। तो ऐसे दोस्त को छोड़ देना चाहिए ना, कि भैया जिनके अंदर पूरा जहर घुला है लेकिन ऊपर दिखावटी चोला पहने हुए, लेकिन आपके कहने का मतलब आपके सामने मीठा बोल बोलते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। वही कि मन में राम बगल में छुरी और पास जाएं बस रहते हैं मूड़ी, है ना, देहात में एक कहावत है। तो भैया वही होता है कि मन में तो भैया ऐसा है कि मन में तो है बस इसको कहीं भी मौका मिले निपटा दूं, और सामने बहुत मीठा बोलेंगे, अरे तुम ऐसे हो वैसे हो यार, तुम्हारे जैसा कोई आदमी नहीं है, ठीक है ऐसा। तो ये चीज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक। चलिए तो भैया ये तो हो जाएगा बबुआ आपका क्या चीज, संस्कृत का श्लोक और गद्यांश। अब जो 9वां क्वेश्चन होगा ना बबुआ, ये भैया क्या हो जाएगा आपका क्या, मुहावरा। अब यहां से व्याकरण वाले शुरू होंगे, 2 नंबर का होगा, याद रखना। सब अब व्याकरण के जितने होंगे 2-2 नंबर वाले रहते हैं, ठीक है।
यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का, केवल एक के बारे में अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहां पर एक म्यान में दो तलवार, तो भैया इसका अर्थ क्या हो जाएगा? या इसका अर्थ हो जाएगा कि एक जगह पर यहां पर दो समान गुण वाले नहीं रह सकते हैं, गुण वाले नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवार, अर्थात एक जगह पर दो समान गुण वाले का ना रहना या ना होना, ये इसका अर्थ हो जाता है। अब वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पे सबसे जरूरी अर्थ होता है। अब उसके बाद दूसरा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा अर्थात दूसरे पर दोष निकालना, अर्थात दोषारोपण करना, जिसको बोलते हैं दोषारोपण करना। इसका मतलब क्या है? किसी दूसरे पर दोष निकालना, ठीक। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका भी कोई वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जैसे भाई बोल सकते हो कि किसी पेंटर से एक पेंटिंग खराब हो गई तो उसने कहा भाई कलर ही खराब है। अब तो यहां यही बात हो गई कि नाच ना आवे आंगनवई टेढ़, तो मतलब नाचना तो नहीं आ रहा, बोल रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है। तो इस तरह से। अगला है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो भैया इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यही तो है ना कि अपराधी हमेशा शंकित रहता है, अपराधी सदैव डरा होता है, या शंकित होता है, या सशंकित होता है, कुछ भी लिख दें, ठीक है। दौड़ मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब जो चोरी करेगा वो हमेशा अंदर ही अंदर उसके अंदर एक भय रहेगा, ठीक है, याद करना, ठीक। जैसे यहां पे लिखेंगे कि रमेश ने क्या किया? महेश की किताब चुरा लिया, और पूछने पर वो इस तरह से घबरा रहा था, और तुरंत ही रमेश को वही, जैसे उसको पता चल गया कि हाँ क्या है, बस चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो कुछ भी बना सकते हो। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अगला दिया है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब खुद की गलती है लेकिन किसी और पर दोष निकालना, ठीक है। यानी खुद की गलती पर किसी और को दोष देना, ठीक। एक तो जैसे राम ने श्याम की किताब चुरा ली और मांगने पर वह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हाल हो गई। तो वही यहीं पर है भैया, खुद की गलती है पर किसी मतलब खुद की गलती है लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति पर पूरा दोष दे देना, ठीक। तो इस तरह से। तो भैया आपको तो केवल एक करना है रसगुल्लों, यहां पर तो भैया चार हैं, वहां पर भी चार आएंगे, तो चार में तो एक कर सकते हो ना बबुआ, इतना सिंपल सा है। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला देखिए, अगला जो 10वां क्वेश्चन होगा ना, ये 5 नंबर का होगा, 10वां 5 नंबर का। अपठित, जिसको बोलते हैं अपठित गद्यांश, ठीक है। अपठित क्या होगा? गद्यांश, बिना पढ़ा हुआ, जैसे अनसीन पैसेज इंग्लिश में होता है ना, उसी तरह से ये। पहले तो इसके स्थान पे कोई और क्वेश्चन आता था, संधि विच्छेद आते थे, विभक्ति वचन, बट अब उसको हटा दिया गया है। तो यहां पर अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहां पर देख सकते हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, इससे संबंधित 3 प्रश्न आपके दिए रहेंगे, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, जैसा कि ये दिख रहा है। अब देखिए ये दिया गया, आज से कई वर्ष पहले, भाई इसको पहले पढ़ लेना है फिर ढंग से देना उत्तर। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं, ये तो बताए थे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों मैं तय यहाँ पे पाया कि वे निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, और वृद्ध और कह रहा क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। तो ये एक दिया गया है भैया। अब इससे दिए गए हैं कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो कुछ नहीं ढूंढना है, मिल गया ना। किसके लिए? रविंद्रनाथ। तो भैया किसके लिए? तो रविंद्रनाथ जी के लिए प्रयोग किया गया है, रविंद्रनाथ।
तो भैया आप टोटल भैया वहां लिखेंगे, पूरा लिखेंगे कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग रविंद्रनाथ जी के लिए किया गया है। आगे कह रहा है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बना लिया। तो भैया शांति निकेतन को क्यों बना लिया? स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था भैया, एक तो कारण था कि स्वास्थ्य उनका ठीक ठाक नहीं था वहां, शायद इसलिए, या कह रहा कि पता नहीं क्यों कि वे निकेतन के पुराने 3 मंजिले में रहने लगे, शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया। तो मतलब एक तो लिखेंगे शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए, या फिर वो मौज में आकर के ऐसा उन्होंने फैसला ले लिया हो, बस ऐसा ही लिख देंगे। कह रहा कि उनके समीप तक पहुंचने के लिए क्या मतलब में क्या कठिनाइयां थी। तो उनके करीब पहुंचने के लिए कठिनाई क्या होती थी, जरा बताओ भैया, उनके लिए कठिनाई क्या थी? कठिनाई ये थी कि भैया कि उनके पास भाई उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, और सीढ़ियां चक्करदार सीढ़ियां थी, यही तो सबसे बड़ी कठिनाई थी। ठीक, इसीलिए तो वहां पर उतरना, वो भी 3 मंजिले यानी तीसरे मंजिले पर रहते थे, तो दिक्कत तो होगा ही। तो इस तरह से भैया आपको क्या है, इसी में से उत्तर छांट के लिखना होता है बबुआ। चलिए, तो यहां पे समझ गए ना, तो किस तरह से ये लिखना है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो भैया आपका 10वां हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन। अथवा में इसमें भी यहां पर भी एक ही फायदा है कि अथवा में यहां पर भी देगा, तो इसीलिए भी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके मन में जो आए वो करिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा बबुआ, अब यहां से आपके प्योर जो व्याकरण वाले प्रश्न होंगे, मजेदार वाले, वो शुरू होते हैं। ठीक, वो आपके शुरू हो जाएंगे। 11 के काम में बोल रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो भैया अंश और अंश, ठीक, तो अंश और अंश ये बताना है आपको। ठीक, तो अंश और अंश बताना है, अंश का मतलब क्या है और इस वाले अंश का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो विकल्प क्या है आपके देख लेते हैं। पहला है भाग कंधा, कंधा हिस्सा, सूर्य चंद्रमा, मांच और आंच, ये आपको भाई आपके विकल्प दिए गए हैं। तो ध्यान से समझना, इस वाले अंश का मतलब होता है बच्चों हिस्सा, या फिर जिसको बोलते हैं भाग। ठीक, और इस वाले अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। तो भाग कंधा, कंधा हिस्सा, तो भैया आगे वाले हिस्सा कह लें या भाग कह लें, दूसरा वाला कंधा। तो विकल्प आपका कौन सा होगा बबुआ? तो आ, ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया रहेगा। मजेदार सा क्वेश्चन है बबुआ, कोई ठीक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं है। अगला आ जाते हैं। अगला देखिए, तरण है और तरणी है, तरण और तरणी है। देखिए भैया कह रहा है कि विकल्प आपके हैं तरना और स्त्री, नाव और स्त्री, सूर्य और नाव, सूरज और चंदा। देखिए भैया इस वाले तरणी का मतलब होता है बबुआ सूर्य, और इस वाले तरणी का मतलब होता है नाव। अगर तरुणी होता इस तरह से तरुणी, तब स्त्री हो जाता। ठीक है, तब भैया आपका स्त्री हो जाता, बट यहां कह रहा है क्या, तरणी और तरणी। तो इस तरह से विकल्प और आपका कौन सा हो जाएगा? तरणी का मतलब सूर्य, तो सूर्य इसमें है, तरणी का मतलब नाव, नाव, हाँ सूर्य और नाव। तो भैया आपका सा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आई बात समझ में बबुआ? तो ये आपके क्या हो जाएंगे भैया, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से कह रहा है कि किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है, और 2 नंबर का यह भी क्वेश्चन है। तो भैया किसी एक के 2 अर्थ लिख देना है। आपके सामने 4 होंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला है अली। देखिए अली का मतलब होता है भैया, एक तो सखी होता है, एक तो भैया भांवरा होता है, एक तो भैया अली का मतलब यहां पे कुत्ता भी होता है। ठीक है, इस तरह से तो यहां पे हमने इतने लिख दिए। ठीक, तो यहां पे सखी भी हो गया, भांवरा हो गया, कुत्ता, तो 2 ही कह रहा है, तो 3 हमने लिख दिया है। अगला है नाग। नाग का मतलब क्या होता है? नाग का भैया अनेकार्थी, एक तो बादल हो गया, ये सारे याद रखना, बार बार हम
सॉल्व करवा रहे थे, रिपीट हो जाएगा। तो नाग का मतलब बादल हो जाता है, एक नाग का मतलब हाथी हो जाता है भैया, ठीक है। एक यहां पर याद रखना, एक नाग भाई ये हो गया बादल हाथी। इसके अलावा जैसे अगर नाग की बात कर ले आपका, तो और दिमाग में नहीं आ रहा है फिलहाल, नाग छोड़ते हैं, बादल और हाथी दो ही हैं, ठीक, इस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब। अगला अंक है, अंक का मतलब एक तो अंक संख्या है और एक अंक मतलब गोद भी होता है, ठीक है, ये गोद हो जाएगा। अगला है सारंग, सारंग मतलब यहां एक तो घोड़ा होगा भैया, इसका घोड़ा होगा, और दूसरा सारंग भाई ये भी, इसका भी हाथी होता है, तो घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, सारंग, और ठीक है। और देखिए ये वाला नाग याद आ गया, नाग मतलब यहां पे सांप का है, यानी सर्प भी है, ठीक है। तो इस तरह से भाई बहुत सारे हैं, दिमाग में रहता, कभी कभार चीजें तुरंत ही निकल जाती हैं, फिर से याद आ जाता है बाद में। तो किसी एक के दो अर्थ लिखना है, तो हमने सबके यहां पे दो दो लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको तो बबुआ स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए, काम की चीज है। चलिए हो गया ना, अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। घृणा के योग्य, अर्थात जो घृणा के योग्य हो उसको क्या कहेंगे, घृणित कहेंगे, घृणास्पद कहेंगे, घृणी कहेंगे, संघृणी कहेंगे। तो भैया घृणा के जो योग्य हो उसको घृणास्पद कहते हैं, यानी खा वाला सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, घृणास्पद कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला भैया, एक और होगा इसमें, एक और होगा। अगला क्या है भैया, अगला है कि जो जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजेय कहेंगे, अमर कहेंगे, अजर कहेंगे, अच्छे कहेंगे। तो जिसे जीता ना जा सके भैया वो अजेय होगा, जो कभी ना मरे वो अमर है, ठीक, जो बूढ़ा ना होता है अजर होता है, ठीक। तो जिसे जीता ना जा सके वो अजेय है, क्या है, अजेय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब भैया शुद्ध करने वाला आपका आएगा, शुद्धिकरण वाला बबुआ। तो भैया शुद्धिकरण में ध्यान देना, शुद्धिकरण में निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना होगा, 2 नंबर। मैं देखा मैंने रो दिया, मैंने लिखा है तो भैया मैंने रो दिया, मैंने रो दिया या मैं रो पड़ा, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहां पे तो भाई मैंने, अभी तो यहां पे जो लिखा है वही लिखा है, मैंने रो दिया, अर्थात मैं रोने लगा, ये भी लिख सकते हैं। परमात्मा के अनेकों नाम है, तो भैया परमात्मा के अनेक नाम हैं, परमात्मा के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है, ठीक है, अनेक नाम है, ये हो जाएगा भैया, परमात्मा के अनेक नाम है। मैं भोजन कर लिया है, अर्थात मैंने भोजन कर लिया है, भैया शुद्ध यही होगा, मैंने भोजन कर लिया है। आपको दो करना होगा, याद रखना, भोजन कर लिया है, तो मैंने भोजन कर लिया है, ये होगा। 100 रुपया प्राप्त हुआ, तो भैया यहां पे 100 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है, 100 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये सही, इस तरह से आपको शुद्ध करना होगा, ठीक है। चलिए बबुआ, अब उसके बाद आ जाते हैं काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में आ जाए भैया, तो 12वां नंबर का जो क्वेश्चन होगा, रस, छंद, अलंकार, और सारे 2-2 नंबर वाले। देखिए 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, तो यहां पे करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिख देना है, ठीक है। दूसरे में भैया अलंकार में अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखना है। फिर चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लिख देना है। तो भैया रस छंद अलंकार वाला जो भाई एक हमने रस छंद अलंकार की वीडियो लाई है, अभी तक उस पर लाखों बच्चों से ज्यादा बच्चों ने प्यार दिया है, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। रस छंद अलंकार केवल सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो 13वां नंबर का क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का होगा भैया, पत्र लेखन। तो जैसे किसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक के नाम लिपिक पद अथवा भाई हाँ लिपिक पद हेतु नियुक्ति पत्र, और अथवा में दिया है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखना है, यानी बैंक से एक ऋण प्राप्ति के लिए लेटर लिखना है,
या फिर कह रहा है कि अपने इंटर कॉलेज के प्रबंधक को क्या करना है, लिपिक पद हेतु एक पत्र लिख देना है। ठीक, तो ये लिपिक वाला और बैंक वाला और एक सफाई वाला, तीन यही तो सबसे ज्यादा चलते हैं और तीनों को हमने एक वीडियो में बताया है। महत्वपूर्ण पत्र या इंपॉर्टेंट लेटर हिंदी सर्च करना, तीन के तीनों लेटर आपको उसी में मिल जाएंगे, याद रखना, आपको कहीं नहीं भटकने की जरूरत है भैया, इसीलिए हम सारे टॉपिक निपटा चुके हैं। 9 नंबर का आएगा आपका क्या चीज भैया, निबंध। तो निम्नलिखित में से कहेगा किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, इस पे लिखिए, या लोकतंत्र और समाचार पत्र, इस पे लिख दीजिए, या भ्रष्टाचार महान अभिशाप, इस पर लिख दीजिए, या कंप्यूटर पर लिख दीजिए, या वन संपदा और उसकी उपयोगिता, ठीक, नेचर के बारे यानी पर्यावरण से संबंधित, वनों का महत्व उस पर। तो इस तरह से भैया आप किसी एक टॉपिक पर, 5 टॉपिक हैं, किसी एक पर निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हिंदी का प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। अब आपको कमेंट करना है कि इसमें से आप कितने नंबर तक क्वेश्चन सही कर सकते हो, यानी कितने नंबर तक आज आपने सही किया या कितने नंबर के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ईमानदारी से कमेंट करके जाइएगा और हम भी देख लें भैया कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।